वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी टर्मिनस। इस वीडियो में हम आज के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बाल दिवस कब मनाया गया। तो यह मनाया गया है 18 सितंबर को। तो कब मनाया गया है? 18 सितंबर को। हर साल 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बम्बू डे यानी कि विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन बांस के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो ये इसका 11वां संस्करण था और इसकी थीम क्या रही थी इस बार की? बम्बू नाउ यानी कि अब बांस। अब बात करते हैं कि ये दिवस मनाता कौन है। तो ये दिवस मनाता है विश्व बांस संगठन। अब विश्व बांस संगठन की बात कर लेते हैं। तो विश्व बांस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? एंटवर्प, बेल्जियम में। और विश्व बांस संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2005 में। और अभी वर्तमान में विश्व बांस संगठन के कार्यकारी निर्देशक कौन है? तो ये है सुजेल लुकास। कौन है? सुजेल लुकास। अब भारत में बांस के बारे में जान लेते हैं। तो स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2018 के अनुसार चीन के बाद भारत दुनिया में बांस का दूसरा सबसे बड़ा कल्टीवेटर है और बांस की खेती और विपणन को बढ़ावा देने और किसान की आय को दुगना करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की गई थी और 2017 में बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया गया था। और भारत में बांस की 50% से अधिक प्रजातियां पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए पहली बार भारत की कितने समुद्र तटों की सफाई की गई है? तो ये की गई है कुल 8 तटों की। अब इसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की है कि पहली बार ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए भारत के 8 समुद्री तटों की सिफारिश की गई थी। और ये समुद्री तट कौन कौन से हैं? तो गुजरात में शिवराजपुर, दमन और दीव में घोघला, कर्नाटक का कासरकोट और पदुबिद्री के बीच, और केरल में कप्पड़, आंध्र प्रदेश में रूसीकोड़ा, ओडिशा का गोल्डन बीच, अंडमान और निकोबार में राधानगर बीच। तो इन 8 तटों की सिफारिश की गई थी। अब इस कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सितंबर के तीसरे शनिवार को, जो 1986 से 100 देशों में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अब ब्लू फ्लैग के बारे में जान लेते हैं। तो ये है ब्लू फ्लैग और यह एक अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल है जो समुद्र तटों, मैरियानो और स्थायी नौका विहार पर्यटन ऑपरेटरों को दिया जाता है और फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। अब ब्लू फ्लैग समुद्री तटों को दुनिया भर का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है। तो इसके बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी अ बर्निंग और द वैनिशिंग हाफ को नेशनल बुक अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो ये किया गया है मेघा मजुमदार और ब्रिट बेनेट को, यानी कि इसका आंसर होगा सी, यानी कि दोनों को। तो मेघा मजुमदार की अ बर्निंग और ब्रिट बेनेट की द वैनिशिंग हाफ को नेशनल बुक अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। न्यायाधीशों ने नेशनल बुक अवार्ड 2020 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और विजेताओं की घोषणा 18 नवंबर को की जाएगी। तो 10 पुस्तकें जिन्हें फिक्शन श्रेणी में नामांकित किया गया है, जिनमें मेघा मजुमदार की अ बर्निंग और ब्रिटिश बेनेट की वैनिशिंग हाफ को शामिल किया गया है। तो ये है मेघा मजुमदार और ब्रिट बेनेट और इनके द्वारा लिखी गई बुक्स। अब नेशनल बुक अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये पुरस्कार नेशनल बुक फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये प्रत्येक 5 श्रेणियों जैसे कि फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोएट्री, ट्रांसलेशन और यंग लोगों के साहित्य में सालाना दिए जाते हैं, यानी कि हर साल दिए जाते हैं। और ये पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? तो ये 1950 से दिए जा रहे हैं और ये 18 नवंबर को विजेताओं की घोषणा करेगा।
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ने किस क्षेत्र की चावल और दाल को जीआई टैग दिलाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है चावल और दाल को। तो इसका आंसर आएगा उपर्युक्त दोनों। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के बासमती चावल को चिन्नौर और दाल को गाडरवाड़ा में जीआई टैग दिलाने की घोषणा की है। और मध्य प्रदेश के चिन्नौर यानी कि चिन्नौर कहाँ है? मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में। और गाडरवाड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में। और हाल ही में मध्य प्रदेश और पंजाब के बीच चावल को लेकर यानी कि चावल के जीआई टैग को लेकर विवाद छिड़ गया है। तो यहाँ आई है जीआई टैग की बात। तो जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। और यह कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 1999 में संसद द्वारा। और इसके आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। अब जीआई टैग की घोषणा मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भी बताए हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं डेविड मालपास, जो वर्ल्ड बैंक के भी अध्यक्ष हैं। अब बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। और यह विश्व बैंक का एक समूह है जिसका उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन। तो इसका मुख्यालय देखते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन में। और वॉशिंगटन कहाँ है? अमेरिका यानी कि यूएसए में, यानी कि यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। तो इसका मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन में। और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष बन गए हैं डेविड मालपास, जो आईएफसी के भी अध्यक्ष हैं। अब इसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं फिलिप ले होउरो। कौन है? फिलिप ले होउरो। अब इसके कुल सदस्य की बात करते हैं। तो इसके सदस्य कितने हैं? 185 सदस्य हैं। और इसको हाल ही में करंट से कनेक्ट करते हैं तो इसने एक योगदान दिया है जिसमें ई डायलॉग ऑन इज ऑफ लिविंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020 में इसका योगदान रहा है। तो इसके अध्यक्ष और इसकी स्थापना की जानकारी आपको होनी चाहिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेपी नड्डा ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर किसका विशेष संस्करण लॉन्च किया है? तो ये किया गया है कमल संदेश। तो भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर कमल संध्या का विशेष संस्करण जारी किया है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की यात्रा पर विशेष प्रकाश डाला गया है। अब इस अवसर पर श्री नड्डा ने लोकसभा में 3 कृषि विधेयकों के पारित होने की भी सराहना की है। अब ये प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर किया गया है। तो इससे करंट न्यूज आई थी जिसमें प्रधानमंत्री ने उनके जन्म स्थान यानी कि गुजरात के बड़नगर में मैगजीन के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत से एक हेरिटेज म्यूजियम बनाने की भी घोषणा की है। तो इतनी जानकारी इसके बारे में आपको याद होनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा में कितना प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी है? तो ये दी है 49%। अब स्वचालित मार्ग के तहत यह अनुमति दी गई है। तो यह हाल ही में 2018 यानी कि जुलाई 2018 में 49% एफडीआई की अनुमति दी थी, वो भी स्वचालित मार्ग के तहत। अब सरकार ने रक्षा में स्वतः मार्ग के माध्यम से 74% एफडीआई और सरकारी से 74% से अधिक एफडीआई इसकी अनुमति दी गई है। अब 74 से अधिक एफडीआई को सरकारी माध्यम से अनुमति दी जाएगी
और यदि यह आधुनिक तकनीक तक पहुंच प्रदान करेगा या अन्य कारणों से दर्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं एफडीआई। तो एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब सरकार ने कुछ शर्तों के साथ एफडीआई की सीमा को बढ़ाया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है घरेलू उद्योग को समर्थन प्रदान करना। और वर्तमान में भारत अपने सैन्य उपकरणों का कितना प्रतिशत आयात करता है? तो ये करता है 72%। और अब बात रक्षा की आई है। तो हमारे वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और इनका चुनाव क्षेत्र कहाँ से है? ये है गांधीनगर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि में किस संगठन ने मध्यस्थता की है? अब ये की गई है विश्व बैंक के द्वारा। अब इसे करंट से रिलेट करते हैं। तो 19 सितंबर 2020 को विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई संधि की कौन सी वर्षगांठ थी? तो ये 60वीं वर्षगांठ थी। अब बात सिंधु जल संधि की आई है। तो कुछ ही सालों पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल को लेकर विवाद छिड़ गया था, जिसमें 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस संधि में क्या क्या शर्त रखी गई थी? तो इस संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियों जैसे कि ब्यास, रावी और सतलज के पानी पर नियंत्रण किसका रहेगा? भारत का रहेगा। और पाकिस्तान की 3 नदियां यानी कि पश्चिमी नदियां सिंधु, चीनाब और झेलम के पानी पर नियंत्रण किसका रहेगा? पाकिस्तान का रहेगा। और भारत सिंधु नदी के पानी का केवल 16% ही इस्तेमाल कर सकता है, जबकि शेष पानी कहाँ जाएगा? पाकिस्तान के नियंत्रण में रहेगा। अब सिंधु नदी के जल पर भारत का सिर्फ 16% हिस्सेदारी है। तो भारत में इस जल के उपयोग के लिए विभिन्न बांधों का निर्माण किया गया है, जैसे भाखड़ा नागल बांध जो सतलुज नदी पर है, पोंग और पड़ोह बांध जो ब्यास नदी पर है, रंजीत सागर बांध जो रावी नदी पर स्थित है। अब देखते हैं पाकिस्तान की लोकेशन। तो पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित एक मुस्लिम कंट्री है, जिसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। और यहाँ की करेंसी देखें तो यहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। और अगर पाकिस्तान को करंट न्यूज से रिलेट करें तो यहाँ के बाबर आजम को T20 क्रिकेट में सबसे तेज रन यानी कि 5000 रन बनाने वाले विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और इनका स्थान 3रा है। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं और ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में कौन सी योजना को पुनः प्रारंभ किया जाएगा? तो हाल ही में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना को पुनः प्रारंभ किया जाएगा। तो इसका आंसर है ए, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने निर्णय लिया है कि किसानों को खेतों तक जाने में हो रही असुविधा तथा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके तहत मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि खेत सड़क योजना की शुरुआत की जाए, यानी कि उसे पुनः प्रारंभ किया जाए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके द्वारा हाल ही में कई योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, जैसे जीवन शक्ति योजना, यानी कि ये महिलाओं के लिए, जो महिला है मास्क बनाएगी और उसके लिए 11 रुपए निर्धारित किए गए हैं। और टॉप पेरेंट ऐप जो स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है। और एक है संकल्प योजना जो उमरिया जिला से चालू की गई है, जिसमें बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना बनाई गई है। एक हो रहे हैं चरण पादुका योजना। और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर भी मध्य प्रदेश में ही देखी गई है। ये जानकारी मध्य प्रदेश से हमें याद रखनी है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो ये आवंटन किया है 818 करोड़ रुपए का। और 818 करोड़ रुपए का ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है।
तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पदस्थ केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने कहा है कि ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग के लिए 267 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। जबकि शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के साथ कई परामर्श भी किए हैं। तो ये हैं हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए 818 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो हमने 20 सितंबर के सारे करंट अफेयर्स यानी कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिए हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है, जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। और यह क्वेश्चन है कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।